जनरली एक खूबसूरत दिन की शुरुआत होती है एक प्यारी सी मुस्कुराहट से। लेकिन क्या हो अगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो जाए, जो अक्सर पाया जाता है महिलाओं में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कई बार इरेगुलर हो जाती है, कई बार इसमें आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, कई बार ये बहुत पेनफुल हो जाती है, जिसे नाम दिया जाता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का। अब इस डिसऑर्डर से आपको कैसे निजात मिल सकता है? ये डिसऑर्डर भी काफ़ी तरह का होता है, जैसे कि हैवी और लाइट, या फिर फ्रिक्वेंट, या फिर इनफ्रिक्वेंट, या फिर पेनफुल भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे हमारी एक्सपर्ट, यानी कि हमारी आयुर्वेदा और पंचकर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ, जो हमेशा हमें बताती हैं कि आप अपनी समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विभा शर्मा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहा जाता है? देखो नमिता, जिसमें सबसे पहले तो पेन नहीं हो और जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो ठीक हो, यानी कि 3-5-7 डेज के लिए हो। मतलब 5 to 7 डेज इसमें रेगुलर कहा गया, लेकिन अगर 3 दिन तक भी अगर आपको ठीक ठाक फ्लो होता है तो उसको भी हम नॉर्मल साइकिल में काउंट करते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, आई मीन 20 डेज की जो साइकिल है उसको हम नॉर्मल साइकिल कहते हैं। लेकिन 2 या 4 दिन का आगे या पीछे होना, इसको हम डिसऑर्डर में काउंट नहीं करते। तो जो साइकिल जिसमें पेन ना हो, टाइम पे आए और टाइम पे बंद हो जाए, उसको हम नेचुरल नॉर्मल साइकिल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका आयुर्वेद में खास तौर पे कहा गया है कि ऐसा ब्लड फ्लो जिसका स्टेन कपड़ों पे परसिस्ट नहीं करता है, उसको भी हम नॉर्मल साइकिल में काउंट करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि किस तरह की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है विमेन में। अभी बात करते हैं स्मिता से, जिन्होंने नासिक से हमें कॉल किया है। जी स्मिता, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा रनिंग एज 25 है और मेरा वेट 63 kg और मैंने काफी ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए हैं, लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं मिला है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो पीरियड्स है वो आफ्टर 2 to 3 months आता है। ओके। और ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके। 2 to 3 मंथ्स के बाद आता है और ब्लीडिंग बहुत कम होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ऑलमोस्ट। तो लेकिन स्मिता जी, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराई है? हाँ, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सोनोग्राफी, आपको थायराइड ठीक है? हाँ, थायराइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोअर अल्ट्रासाउंड, आपने लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराया है? नहीं, वो आप कराइए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी ओवरीज में जो फॉलिकल बनने की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं होगी, और हो सकता है एक फॉलिकल की बजाय 3-4 फॉलिकल्स बनते हो, जिसको हम अल्टीमेटली पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपना एक इन्वेस्टिगेशन कराएं और उसके बाद हमें बताएं कि रिपोर्ट में क्या आया, ताकि हम इनको ठीक से हेल्प आउट कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार सिर्फ आयरन की कमी होने से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपना आयरन लेवल भी चेक करा लें। अगर वो ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। और रेगुलर जब तक ये टेस्ट कराती हैं और हमसे दोबारा जुड़ती हैं और हमें बताती हैं, तब तक अशोकारिष्टम और दशमूलारिष्टम आप दोनों पीना स्टार्ट करें। दोनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें, और अपनी रिपोर्ट्स के साथ हमें दोबारा कांटेक्ट करें ताकि हम आपको ठीक एडवाइस कर सकें। चलिए, तो अपनी रिपोर्ट्स के साथ स्मिता आप एक बार फिर से हमें कॉल कर सकती हैं। विभा जी और अच्छे से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझा पाएंगी। अभी बात करते हैं सायरा के साथ। जी सायरा, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो हेलो जी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो, मतलब मेरी उम्र 38 है और हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। 38 है और मुझे थायराइड है और कमर से लेके पूरा पैर तक की सूजन रहती है। ओके, कमर से लेकर पैर तक सूजन रहती है, इनको थायराइड है। थायराइड का लेवल कितना रहता है और क्या आपका TSH बढ़ा हुआ है? मगर कोई फायदा नहीं होता है और नींद भी मुझे नहीं आती है। डॉक्टर ने नींद की गोली भी दिया है। डॉक्टर विभा जानना चाहती हैं कि थायराइड का आपका लेवल कितना है और आपका TSH बढ़ा हुआ है या नहीं? हेलो, लगता है वो हमें सुन नहीं पा रही हैं। अभी ये तो नहीं मालूम है, मगर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर को बीच में कराया था तो बताया था। ओके, बढ़ा हुआ है कह रही है। बॉडी में स्वेलिंग रहती है, इसका मतलब ये है कि इनको रिटेंशन ऑफ वाटर बॉडी में है, और ऐसा थायराइड बढ़ने से अक्सर हो जाता है। इनको एक तो पिपले आसव लेना चाहिए और दूसरा वर्णादि कषायम लेना चाहिए। वर्णादि कषायम आप 3 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले लें, और उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, और उसके साथ पिपले आसवम और जीरकारिष्टम आप खाने के बाद लें, 5 चम्मच सुबह और 5 चम्मच शाम। इसके अलावा आपको डिटॉक्सीफाई होने की ज़रूरत है। आप बस्ती का जो ट्रीटमेंट है, खासतौर पे पंचकर्मा में कहा जाता है, आप 7 सिटिंग्स उसकी लीजिए। और इसके अलावा जो आपका लोअर एब्डोमेन है उसकी मसाज कीजिए आप नारायण तेलम के साथ, तो ये जो स्वेलिंग है 7 दिन में चली जाएगी। और जो मैंने आपको मेडिसिन बताई इसको आप लेना शुरू करें, और जब थायराइड की रेंज नॉर्मल आएगी तब धीरे धीरे जो सारी स्वेलिंग है बॉडी से वो चली जाएगी। चलिए, अभी बात करते हैं राधिका से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी राधिका, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम, मेरी एज 49.5 ईयर्स है
मैम मेरा पीरियड जो है वो पिछले 4-5 साल से इरेगुलर चल रहा है। कभी 15 दिन में हो जाता है, कभी 20 दिन में हो जाता है, कभी 10 दिन में हो जाता है। तो मैम इस बार लास्ट मंथ जो है 15th को हुआ था। 15th के बाद में फिर 28th को दोबारा हो गया। दोबारा में भी नॉर्मल रहा और 28 के बाद फिर 6th को फिर दोबारा से 2 दिन के लिए हुआ। मैम अभी 15th तक जो है वो 10 दिन के बाद हो गया, 10 दिन के बाद 6 दिन के बाद हुआ। फिर अभी जैसे फिर उसकी डेट थी 15-16 वाली, उसमें मैम हल्का हल्का सा स्पॉटिंग सा सिर्फ हुआ, ऑरेंजिश सा कलर का। तो मैम अभी इसके लिए ये मेनोपॉज़ल का ही है या कुछ टेस्ट कराएं? मैंने पेप्समियर लास्ट ईयर कराया था और अल्ट्रासाउंड मैंने 8 मंथ बैक कराया था, जिसमें एक यूट्रस से बाहर की तरफ एक छोटी सी फाइब्रॉइड है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको निकलवाने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसका भी मैंने पूरा इंटरनल वगैरह भी चेकअप करवाया था, लेकिन 8-9 महीने पहले करवाया था। तो मैम अभी जो ये स्पॉटिंग का है, क्या ये मेनोपॉज़ल है या कुछ टेस्ट करवाने होंगे मैम? ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, बहुत टेंस लग रही हैं इस करके। देखो ठीक है, इनको अपने अवेयर होना भी चाहिए कि इन्होंने जो अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने 8-9 महीने पहले कराया। तो एक तो एडवाइस करूंगी मैं कि अल्ट्रासाउंड एक फ्रेश दोबारा करा लें, ताकि हमें ये पता चले कि जो फाइब्रॉइड था उसका साइज इंक्रीज तो नहीं हुआ है। अगर वो साइज इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। और अभी वो कितना फाइब्रॉइड का साइज था ये इन्होंने हमें नहीं बताया, ताकि मैं इसके लिए इनको मेडिसिन बता पाती, ताकि वो छोटा भी है तो भी ठीक हो जाए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि एक पेप्समियर जरूर करा लेना चाहिए। अगर ये दोनों टेस्ट ठीक आते हैं और इनका फाइब्रॉइड का साइज पहले से बढ़ा हुआ नहीं आता है, तब ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये मेनोपॉज़ल सिम्टम्स हो सकते हैं। पर एक खास बात ये है कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने से फिर अल्टीमेटली बॉडी में वीकनेस फील होती है और आयरन की कमी हो जाती है। तो इनका आयरन और कैल्शियम का इंटेक ये ठीक रखें। और आयुर्वेद में बताना चाहूँ तो द्राक्षारिष्टम, लोहास्वम और अशोकारिष्टम, ये तीनों 5-5 चम्मच सुबह शाम ये ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। और साथ में 2 टैबलेट कांचना और गुगलू की सुबह और शाम लें 6 महीने तक। तो अगर वो छोटा सा फाइब्रॉइड है जो अब तक बड़ा नहीं हुआ होगा, अगर ये दोबारा अल्ट्रासाउंड में देखती हैं तो वो धीरे धीरे 6 महीने में सबसाइड हो जाएगा और इनकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर टेस्ट में या पेप्सीमियर में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फिर उसका इलाज करने की जरूरत है। चलिए, अभी मैं बात करना चाहूंगी कि डाइट का भी क्या कोई इफेक्ट पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, यानी कि उसके रेगुलर होने पर, या बहुत ज्यादा पेन होती है, कई बार स्टमक एक हो जाता है, मॉडरेट क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, वाटर रिटेंशन होने लगता है बॉडी में। ये क्वेश्चन मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले विजया से बात करते हैं जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी विजया, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 157 है, तो उसको कम करने का कुछ? ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत हाई इसको हम नहीं रखेंगे, लेकिन हायर साइड पे है और अगर एज छोटी है तो बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जो हैं उसको आप खाना बंद कर दें। और साथ में सुबह जब आप उठती हैं तो आप 2 गार्लिक क्लोव्स, जो लहसुन जिसको हम छीलते हैं, और 2 कलियां जिसको बोलते हैं, वो खाली पेट चबाएं। तो इससे काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल लेवल पे फ़र्क पड़ता है। त्रिफला 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, रात को सोते टाइम दूध से लें और सुबह उठ के गुनगुने पानी से लें। और साथ में पिपलियादी चूर्णम आता है, पिपलियादी चूर्णम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 1-1 चम्मच खाएंगी तो 2 महीने बाद ही दोबारा चेक कराएं और फिर हमें बताएं कि कितना इनको फ़र्क पड़ा। तो चलिए, इस ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। विभा जी, अभी लेते हैं कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर मैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की बात करूं तो जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि काफ़ी तरह का हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, हैवी और लॉन्ग हो सकता है, फ्रिक्वेंट हो सकता है, इनफ्रिक्वेंट हो सकता है, और इसमें भी बॉडी में काफ़ी सारे तरह के चेंजेस आने लगते हैं। कई बार एक विमेन इरिटेट होने लगती है, बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, या फिर उसे थकान महसूस होने लगती है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, या फिर कई बार तो सुसाइडल थॉट्स तक एक विमेन के मन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर विभा शर्मा के साथ, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में। डॉक्टर विभा शर्मा, ऐसा क्यों होता है कि सुसाइडल थॉट्स तक दिमाग में आ जाते हैं इस दौरान? एक देखिए, जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट की स्टेज में नहीं होती है और आप कॉप अप नहीं कर पाते हो अपने स्ट्रेस को, अपने वर्क प्रेशर को, और अपने अगर वर्किंग नहीं भी है वुमेन तो भी घर के काम का बहुत प्रेशर होता है और आपकी बॉडी आपको उसके लिए कोऑपरेट नहीं करती है, तो आप इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो ये बहुत नेचुरल है कि जो वीक इंसान होगा वो इस तरीके के इफेक्ट के साथ थोड़ा सा उसको मुश्किल हो जाता है झेलना, तो ऐसा सोचता है कि भाई लाइफ खत्म ही
कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कोई ठीक प्रैक्टिस नहीं है। हर वुमेन को इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। ज़रूरत है कि हम टाइम पे अवेयर हो जाएं और अपनी इन्वेस्टिगेशन कराते रहें, ताकि कोई दिक्कत है तो उसका इलाज कराया जा सके। ये कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका इलाज कराएं तो वो सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता जब तक हम खुद पर उसे हावी नहीं होने देते। तो हमारे खुद के जो इमोशनल थॉट्स होते हैं वही हमारी प्रॉब्लम्स को हम पे हावी होने देते हैं। तो एक बार जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप ये सोचेंगे कि अगर आपने अपनी सोच को पॉजिटिव कर लिया तो आप किसी भी बीमारी से या किसी भी प्रॉब्लम से आसानी से लड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं राजेश से, जिन्होंने कॉल किया है हमें। जी राजेश, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, वो मेरी मैडम का मस्कुलर डिसऑर्डर है, तो वो 2-2 मंथ में आता है, और मैंने चेकअप करवाया तो उनका जो थायराइड है वो 5.63 है। और इसके बाद जब और चेकअप करवाया, एम्स से करवाया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे कि ओवरी में टीबी हो रखा है। तो इसके बाद वो बस दवा दिए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही। वो बता रहे हैं कि लगभग 6 महीने दवा खानी पड़ेगी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या करूं। और जाते हैं तो लोग फिर वही दवा चेंजेस करते हैं, TSH और यही टेस्ट फिर लिख देते हैं। 4-5 बार हो चुका, समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या कर रहे हैं। ओके, इनकी वाइफ को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। आप मुझे ये बताइए राजेश जी कि क्या जो आपकी वाइफ का जो टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है उसको कितना समय हुआ है? मैम, वो तो 3 मंथ्स हो गए, लेकिन मैंने और हॉस्पिटल में जो करवाया था टोटल मिला के लगभग 1 ईयर हो चुका है। हाँ देखिए, तो आप टोटल टाइम फ्रेम काउंट नहीं करें। जो आपका डायग्नोसिस है वो अभी हुआ है। टीबी होने से यूट्रस में इस तरह की दिक्कत आ जाती है, और साथ में TSH भी जो बढ़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पैनिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 5.7 बहुत बड़ा TSH नहीं है कि आगे जाके इसको नॉर्मल ना किया जा सके, लेकिन इस टाइम जो ज़रूरत है कि पहले आप टीबी का ट्रीटमेंट पूरा करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण होता है कई बार इनफर्टिलिटी का। अगर आप, मुझे मालूम नहीं है कि उनकी एज कितनी है और आपको अपनी फैमिली का एक्सपेंड करनी है या नहीं करनी है, तो इनफर्टिलिटी के लिए भी, और इनफर्टिलिटी को ना भी देखें तो भी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए ट्यूबरक्लोसिस का बॉडी में रहना कोई ठीक सिम्टम नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपको टाइम पे पता चल गया। आप टोटल टाइम फ्रेम नहीं देखें कि आप 1 साल से इलाज करा रहे हैं। आप ये देखें कि आपको 3 महीने पहले ही ठीक बीमारी का पता चला है, तो आप 6 महीने ये पूरी जो कोर्स है इसका कीजिए इसको। क्योंकि जब टीबी ठीक हो जाएगी तो उसके बाद TSH वगैरह ठीक होना और पीरियड का नॉर्मल होना बहुत आसान सी बात है। तो आप सिर्फ तब तक इतना कीजिए कि रात को 4 मुनक्का उनको दूध में भी पानी में भिगो के दें, और सुबह जब वो उठें तो उनको वो 4 मुनक्का 4 बादाम के साथ 1 गिलास दूध के साथ दें, ताकि उनकी बॉडी की वाइटलिटी बनी रहे, जो टीबी से लड़ने में भी उनको हेल्प करेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नॉर्मल करने में हेल्प करेगी। लेकिन आप जितने टेंस और परेशान दिख रहे हैं उसको आप छोड़िए, क्योंकि जब टीबी ठीक हो जाएगी, 6 महीने का कोर्स पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद साइकिल अपने आप रेगुलर हो जाएगी। चलिए, तो जो भी आपको विभा जी ने अभी सॉल्यूशन बताया है उससे आपकी टेंशन बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, और आपकी जो मैडम है उनकी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हमसे बात करेंगी सविता जी। सविता, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ जी मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मेरे ना डॉक्टर से मैंने चेकअप कराया है, तो उन्होंने मेरे को एंकल की बोन बढ़ी हुई बताई है। तो क्या इसमें आयुर्वेद में कुछ, मेरे को बहुत पेन रहता है, कुछ ट्रीटमेंट होगा आयुर्वेद में, ताकि मैं इससे अपना कुछ अपना दर्द रिलीफ थोड़ा महसूस कर सकूं? जी, क्या सॉल्यूशन हो सकता है विभा जी इनकी प्रॉब्लम? देखिए, पहले तो कैल्शियम लेवल आप अपना ज़रूर टेस्ट करा लें। अगर कैल्शियम इंक्रीज्ड है बोन की बढ़े हुए होने के साथ, तो उसके लिए आपको कैल्शियम, अगर आपको इनटेक कर रही हैं तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बोन में कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी इस तरह के पेन हो जाते हैं। तो सिर्फ एक्सरे पे डिपेंड नहीं करिए, आप अपना कैल्शियम लेवल टेस्ट करा लें और उसके बाद उसके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करें। मीनवाइल आप 2 बाल्टियों में, एक में ठंडा पानी लें जो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो, और दूसरी बाल्टी में थोड़ा सा गर्म पानी लें जो गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, और गर्म पानी में थोड़ा सा आप सेंधा नमक डालें। 5-5 मिनट आप प्रैक्टिस रखें कि 5 मिनट ठंडे एंकल तक डुबोएं अपने दोनों पैरों को, 5 मिनट ठंडे बाल्टी में और 5 मिनट गर्म बाल्टी में। ऐसा कम से कम आप आधे घंटे तक इस तरीके का ट्रीटमेंट करें। और साथ में आप खाएं योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, और साथ में धनवंतरम गुलिका 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। साथ में अश्वगंधा रिष्टम और बलारिष्टम लें 5-5 चम्मच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। तो आप देखेंगे कि 6 महीने में ही आपकी पेन्स भी ठीक हो गई हैं, और आपकी अगर एंकल पे स्वेलिंग थी किसी तरह की तो वो भी चली जाएगी। लेकिन कैल्शियम लेवल एक बार ज़रूर टेस्ट करा लें। चलिए, तो विभा जी एक बार फिर से बात करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में, लेकिन कॉल फॉर केयर में भी एक बार फिर से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
According to Women Health Resource Center, about 40% of the women of our country सफ़र करती हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS के प्रॉब्लम से। क्या ये सिम्टम को भी कंसिडर किया जाता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, ये हम जानते हैं डॉक्टर विभा शर्मा से। डॉक्टर विभा, अक्सर देखा जाता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अक्सर हो जाता है लेडीज़ को, इसमें भी वो कई बार इरिटेट हो जाती हैं या थकान महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? और दूसरा कि ये जो PMS है इसे हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ही कहेंगे? देखो, अगर बहुत ज़्यादा होता है और अगर डिस्कम्फर्ट बॉडी में इतना लेवल का हो जाता है कि आप अपना काम नहीं कर पाते हैं और परेशान रहते हैं, तो ये सब इसमें काउंट करेंगे। होता इसलिए है क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है, बेसिक उसका ये होता है कि जो एंडोमेट्रियम में थिकनिक बढ़ी है उसको शेड आउट कर दिया जाए और जो अनफर्टिलाइज्ड अवम है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए कार्बोप्रोस्टेन जो है बॉडी में थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए पेन बढ़ जाता है, बॉडी में टेंशन हो जाती है, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन बहुत बार हो जाती है और ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। तो अगर ये इतना रहता है कि 2-4 घंटे आपको बॉडी में रहा और आप उससे फ्री हो गए, या फिर इतना रहता है कि आप उसके साथ निकाल लेते हैं अपनी टाइम के रूटीन देखा जाता है कि 1-2 दिन तक रहता है, 1-2 दिन तक भी नहीं रहना चाहिए। मुझे तो लगता है सिर्फ 1 ही दिन रहना चाहिए, कुछ घंटे के लिए रहना चाहिए। अगर इतना है और आप उससे परेशान नहीं हो रहे हैं अपनी रूटीन लाइफ में, तो ये उसका एक पार्ट है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है तो डेफिनेटली बॉडी में कहीं हो सकता है कि लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग हो या हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हो गए हो कि आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर दवा ले लेनी चाहिए। कई बार लोग टैबलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं कि दर्द ठीक हो जाए, या स्टमक एक या मॉडरेट क्रैम्प्स पड़ते हैं उनके लिए भी। क्या टैबलेट्स लेना ठीक है? देखिए, अगर आपको बहुत ही दिक्कत है और आप नहीं अपना काम चला पा रहे हैं तो एक आध टैबलेट कभी ले लेना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपको अक्सर लेनी पड़ती है या आपको 5 से 7 दिन आपके उस दवा के बगैर गुजारा नहीं है, तब ये दिक्कत है और उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है, बॉडी में कहीं स्वेलिंग होती है लोअर एब्डोमेन में, तभी इस तरीके की पेन्स होती है। चलिए, विनीता का हमारे पास SMS आया है, वो जानना चाहती है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग डिसऑर्डर है उन्हें, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं? और जनरली वो रात में सो नहीं पाती हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है ठीक से। देखिए, सांस लेते हैं, जब रात को लेटते हैं तो सांस की नली का जो मुंह है वो थोड़ा सा बंद हो जाता है, इस वजह से पूरा खुल के सांस नहीं आता। तो उसके लिए बेस्ट है कि थोड़ा सा एलिवेट होके रखें अपने आप को, थोड़ा सा जो सरहाना है उसको ऊंचा रखें, और जो कपूर आदि तैलम है वो अपनी चेस्ट पे और अपने नेजल एरिया पे लगा के सोएं। लेकिन ब्रीदिंग ट्रबल है, एस्थमेटिक हो गई है, तो इनको दशमूल रसायनम 1 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए, और साथ में लेना चाहिए वासारिष्टम 5 चम्मच, और उसमें कनकासव मिलाएं 3 चम्मच। तो इन दोनों को मिला के ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें और दशमूल रसायनम सुबह शाम लें। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना रहने दें, तो धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत जल्दी इनको 1 वीक में ही अपनी इस जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा मिल जाएगा। स्टमक अपना साफ रखें हमेशा। बिल्कुल। इसके बाद मुक्ता का SMS आया, उनके फादर 66 ईयर्स ओल्ड हैं, 1 महीना पहले उन्हें चिकनगुनिया का प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी उनके घुटनों से नीचे के हिस्से में बहुत पेन रहता है। देखिए, साइड इफेक्ट है चिकनगुनिया के वायरस का कि जब बॉडी से निकलता है तो सारे जॉइंट्स को वो इफेक्ट करता है। डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। आप इंदुकांतम कषायम लें 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम, पानी मिला लें इसमें 3 चम्मच में आप 4-5 चम्मच पानी मिलाएं और ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले लें। और इसके साथ योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम दूध के साथ लें, और साथ में बलारिष्टम और अश्वगंधा रिष्टम लें 5 चम्मच सुबह और 5 चम्मच शाम। आपको 15 से 20 दिन में इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। प्रीति ने SMS किया है कि उन्हें हाइपरथायराइड का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनका वजन भी बहुत ज्यादा है और उन्हें सिर में भी बहुत दर्द रहता है। इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? देखिए, हाइपरथायराइडिज्म के लिए एक तो अपना लाइफ का रूटीन ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल 90% लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती जा रही है। आप टाइम पे खाएं, ताज़ा खाएं और डाइजेस्ट हो जाए, इस तरीके की अपनी रूटीन को रखें। और अब ये हो ही गया है तो आप पिप्लियासवम और जीरकारिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। कांचनार गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम लें, और 6 महीने में आप नोटिस करेंगे कि वजन भी ठीक हो गया है, जो रिटेंशन थी वो भी कम हो गई है। और सिर दर्द के लिए आप ज़रूर एक बार ग्लूकोज जो लेवल है आपका, ब्लड शुगर लेवल, उसको ज़रूर टेस्ट करा। विभा जी, खाने की अगर मैं बात करूं, खान पान की, डाइट की, तो प्रॉपर डाइट, वैसे तो हम कहते हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, और दूसरा डाइट को प्रॉपर रखना चाहिए। तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक रखने के लिए भी डाइट का कोई इंपॉर्टेंट रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आजकल जो जंक फूड खाया जा रहा है, आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं और कभी भी आप जंक फूड खा लेते हैं, जिससे ना तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और देखिए जिस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल आई होती है बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज्ड होता है, और जब आप बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेंगे, और आजकल वर्क प्रोफाइल ऐसे हैं कि आप सारा दिन एसी में भी रहते हैं, तो वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कॉपरेट नहीं करता है उस एटमॉस्फेयर के साथ और आपके खाने पीने के साथ। तो जिन लोगों को दिक्कत ज़्यादा है वो कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें ना लें, बहुत ठंडा पानी ना पिएं, और पेन बहुत रहती है तो गर्म पानी की बॉटल की सिकाई करें। हेल्दी डाइट खाएं ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले पूरी आपकी बीमारी से लड़ने के लिए और आपको कॉपरेट करने के लिए। तो डाइट हेल्दी का मतलब ये है कि न्यूट्रिशियस डाइट हो, ताज़ा बना हुआ हो और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाने वाला हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप घर में भी खाना खाते हैं तो आप हमेशा इतना हैवी खा रहे हैं, इतना फ्राइड खा रहे हैं, तो वो भी इक्वलेंट टू जंक फूड है। आप ऐसा खाना खाएं जो आपका डाइजेस्ट बॉडी अच्छे से कर ले और आपको पूरी न्यूट्रिशन जो उसकी वैल्यू है वो मिले। फ्रूट्स को और ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करें। एटलीस्ट नहीं खा पाते हैं तो जूस ही एक गिलास ज़रूर फ्रेश फ्रूट्स का पी लें, तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। चलिए, तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ वुमेन, ये आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, आप हमारे शो पर आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम।